वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने चर्चा पूरी कर भी ली ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पे। क्या ड्यूअल नेचर उसका? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। आज हम लोग चर्चा करेंगे मैटर के वेव नेचर पर। मैटर तो पार्टिकल से मिलके बना ही है, लेकिन वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। किसने कहा था, कैसे कहा था? तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और हाँ, वही चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या था। अब तक एक्चुअली फिजिक्स में जो क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें हम लाइट को वेव मान के पढ़ते हैं, तो वेव मानकर जितने भी फिनोमेनन डिस्क्राइब होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब में जब लाइट को वेव माना गया है तो ये पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब नहीं हो सकते। पार्टिकल नेचर 1905 में पार्टिकल नेचर लाइट का डिस्क्राइब इवॉल्व हुआ और उससे जो फिनोमेनन डिस्क्राइब होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये वेव नेचर से नहीं होते। पता है आपको क्यों नहीं होते? कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इंटरफेरेंस है। आपने देखा कोहेरेंट सोर्सेस से आने वाली वेव अगर किसी जगह एक ही फेज में मीट कर रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर अपोजिट फेज में मीट कर रही हैं तो डिस्ट्रक्टिव। कहने का मतलब है कि लाइट वेव्स मिल रही हैं और डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये वेव में तो पॉसिबल है। और पार्टिकल नेचर में अगर दो कॉर्पस्कल्स मिलती हैं, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय ईच अदर, वहाँ डार्कनेस नहीं होगी। तो पार्टिकल नेचर से तो एक्सप्लेनेबल नहीं हुआ ना। मतलब आपको एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि लाइट के ड्यूअल नेचर माने गए, अगर नहीं माने गए होते तो ये दोनों फिर एक ही तरीके से किसी भी नेचर से एक्सप्लेन हो जाती हैं सारे फिनोमेनन। जैसे अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्वांटम नेचर मानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो एक छोटे अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में मानी जाती हैं। जैसे लाइट एनर्जी, उसमें कैसे मानी जाती है? फोटोन की एनर्जी और उसके मल्टीपल में। किसी भी लाइट की एनर्जी 1.5 फोटोन, 2.5 फोटोन, 0.75 फोटोन नहीं हो सकती, या एच न्यू होगी। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होगी, तो एच न्यू या 2h न्यू या जितना भी मल्टीपल्स ऑफ एच न्यू। वहाँ क्वांटाइजेशन का, क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटाइजेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो चार्ज कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। किसी क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की? 50, तो मतलब एक स्टूडेंट इंटू नंबर 50। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्वांटिटीज़ की एक एलिमेंट्री अमाउंट के इंटीग्रल फॉर्म को मानकर उसकी स्टडी करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तो अब फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में देखा गया, और फोटॉन्स क्या माने गए? एक ऐसे पार्टिकल्स, रेडिएशन जो मिलकर बना हुआ है ऐसे पैकेट से, जो बजाय कंटिन्यूअस एनर्जी के कैसे एनर्जी पैकेट्स हैं, और उन पूरी रेडिएशन की एनर्जी इन पैकेट्स के एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। एक ही फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स, अब मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसे वेव नेचर से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? भाई, जब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कितने भी आप इंटेंसिटी बढ़ा दो किसी भी लाइट की, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना होने वाले। हाँ, अगर वेव नेचर से ये फिनोमेनन एक्सप्लेन हो सकता तो वेव नेचर में तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते तो एम्पलीट्यूड, लार्जर एम्पलीट्यूड, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो जाना चाहिए था, और वो इलेक्ट्रॉन एमिट होते और उनकी एनर्जी भी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन होता, और
इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जो वेव नेचर पर बेस्ड फिनोमेना है, ये पार्टिकल नेचर से नहीं एक्सप्लेन होते। तो क्या हुआ कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना होता तो नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पर ये डिपेंड करता था कि लाइट के पार्टिकल नेचर को लेना है, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करना है, या वेव नेचर से, जो भी बेस्ट सूटेड हो उससे एक्सप्लेन किया जाता। जैसे हम आँखों से देखते हैं तो आई लेंस लाइट, जो आने वाली लाइट है उसको गैदर करता है, फोकस करता है, तो ये वेव नेचर से एक्सप्लेन्ड है। और जो रेटिना पर लाइट एब्जॉर्ब होती है, रॉड्स एंड कोन्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, वो पार्टिकल नेचर से। फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट और उससे एक्सप्लेन होने वाले फिनोमेनन के बाद 1924 में फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली ने एक बोल्ड हाइपोथेसिस रखी। उस हाइपोथेसिस में क्या सोचा उन्होंने, जब भी रेडिएशन, जो हम लाइट रेडिएशन यहाँ ले रहे हैं, तो अगर वो मैटर की तरह बिहेव कर सकता है, पार्टिकल पिक्चर, फोटोन पिक्चर, तो क्यों कोई मटेरियल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता? नेचर है सिमेट्री। बस इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस रखी, जिसे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस कहते हैं। और उन्होंने कहा कि along with every moving particle there is a wave associated, और उस वेव को मैटर वेव कहते हैं। यही आगे चलकर उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया। हमने कहा कि अगर ये मैटर वेव है तो ये हर मूविंग पार्टिकल के संग एसोसिएटेड है, तो दिखनी चाहिए। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया, हैवी पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, कि हाँ कब वो वेव डिटेक्ट हो सकती है, कब नहीं। बस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, बस इसी बात से उनकी जो सोच थी, उनकी जो हाइपोथेसिस थी, और उसको वो आगे ले गए। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी उसका किया गया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, आगे पढ़ेंगे हम लोग, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्या है मैटर वेव? उनके नाम से ही मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बस हर मूविंग पार्टिकल के संग एक वेव एसोसिएटेड है। देखिए उन्होंने उस वेव का फॉर्मूला दिया वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू h/p से। यहाँ पर लैम्डा जो है ये तो वेव लाइक कैरेक्टर, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की, और p जो है उस पार्टिकल का मोमेंटम। p की वैल्यू क्या है, अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चले तो मोमेंटम ये। उन्होंने कहा कि अगर फोटोन, इससे पहले हम लोग फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट देख चुके हैं, तो अगर फोटोन के बारे में देखा जाए तो हर फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो उसका जो मोमेंटम दिया जाता है वो h/λ। कहा वही h/λ मोमेंटम जो हम रेडिएशन के पार्टिकल कैरेक्टर से लेते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ पर होल्ड करेगा। बस हम उसको ऐसे लिखेंगे, p इक्वल टू h/λ अगर फोटोन के लिए है तो लैम्डा इक्वल टू h/p। किसी भी मटेरियल पार्टिकल के संग अगर वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके संग एसोसिएटेड वेवलेंथ का ये रिलेशन, इसी वेवलेंथ को मैटर वेव। तो अब कैसे लिखोगे, क्या थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? यहाँ लिखी है, मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशंस इफ रेडिएशन हैज अ ड्यूअल, कौन सा, वेव पार्टिकल, दोहरा व्यवहार है। इफ रेडिएशन हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल नेचर, सो शुड मैटर, मैटर का भी होना चाहिए। बस इसी हाइपोथेसिस पर उन्होंने ये फार्मूला दिया, यहाँ ये लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ वेव, और वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, और उस मूविंग पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v। अब इस फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूला है, इससे क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सबसे पहली बात कि अगर इस फॉर्मूले में हम v0 रखते हैं तो क्या होगा कि लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी, अगर v0 तो ये h
अपॉन पी को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन एम वी। तो अगर v 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा इन्फिनिटी। क्या कंक्लूजन निकलेगा इसमें कि वेव्स आर एसोसिएटेड विद ओनली मूविंग पार्टिकल्स। v 0 का मतलब कैसा हो गया, पार्टिकल रुका हुआ, तो लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगी ना। लैम्डा की वैल्यू फाइनाइट होती है, मतलब कि वेव्स जो ये मैटर वेव्स हैं ये एसोसिएटेड होती हैं विद एवरी मूविंग पार्टिकल। दूसरी बात क्या, दूसरी बात कि जो मैटर वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं नेचर में। आपको पता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो मैटर वेव्स हैं वो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं क्योंकि जो ये लैम्डा है ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड, जबकि ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल से ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर ये लैम्डा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाता है वो ये डिपेंड ही नहीं करता कि इट इज़ वेदर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल। तो क्या कंक्लूज़न, दो कंक्लूज़न निकले कि जो मैटर वेव्स हैं वो मूविंग पार्टिकल से ही उससे एसोसिएटेड होती हैं, उसके साथ पार्टिकल स्टेशनरी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, वेदर द पार्टिकल इज चार्ज और अनचार्ज, मैटर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड आर एसोसिएटेड विद इट। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मैंने यहाँ इसी चीज़ को लिखा है। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग नेचर है सिमिट्री। आपने देखा आइंस्टीन फॉर्मूला था E = mc²। तो डी ब्रॉगली ने माना कि मैटर का जो पार्टिकल नेचर तो होता है, मैटर पार्टिकल से मिलके बना है, तो उसका वेव नेचर भी होना चाहिए। और उन्होंने कैसे दिया कि E = mc², आइंस्टीन रिलेशन, E = h न्यू, फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो अगर हम इनको इक्वेट कर दें, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू h अपॉन सी या लैम्डा h अपॉन p। m इंटू सी क्या है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो m इंटू सी p ये क्या है, किसका मोमेंटम है, फोटोन का। बस यही फोटोन का मोमेंटम अगर रेडिएशन में लागू होता है, फोटोन में लागू होता है, तो ये मटेरियल पार्टिकल के संग भी लागू होगा। बस इसी से उन्होंने दे दिया कि लैम्डा इक्वल टू हम h अपॉन एम वी लिख सकते हैं। कोई पार्टिकल है अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से, बहुत कम होगी, लेकिन हाँ उसके संग अगर वो चल रहा है तो ज़रूर एसोसिएटेड वेव होगी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी से लिखी जाने वाली। लैम्डा उसका वेव कैरेक्टर, एम वी उसका पार्टिकल कैरेक्टर, और दोनों एक साथ इस फॉर्मूले में आ गए, इसीलिए इसको मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। ठीक, इसके दो कंक्लूजन जो अभी मैंने डिस्कस किए वो यहाँ लिखे। ये जो मैटर वेव्स हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से जो फार्मूला मिला कि जो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी से अगर हम किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए, बड़े से बड़े पार्टिकल से लेकर छोटे पार्टिकल सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे डी ब्रॉगली ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हाँ हर मूविंग पार्टिकल के संग एसोसिएटेड हैं ये वेव्स, हमें क्यों नहीं दिखते हैं फिर। तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके संग एसोसिएटेड वेवलेंथ कैलकुलेट की गई। मान लिया कि अगर हम कोई एक पार्टिकल लेते हैं, उसका m जो है सपोज ले लेते हैं 10 kg, उसकी स्पीड ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब उसके संग एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला तो यही है, h अपॉन एम वी। h कितना है 6.6 इंटू 10⁻34, और ये m इंटू वी कितना हो गया 100। तो इससे जो वेवलेंथ आई वो कितनी हो गई 6.6 इंटू 10⁻⁻, दिस इज 36 मीटर। क्या इतनी छोटी वेवलेंथ, ये इतनी छोटी होती है कि ये डिटेक्ट ही नहीं की जा सकती, इसलिए नहीं दिखती। हाँ, अगर मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा अल्फा पार्टिकल ले लें, तो क्या होगा, उनके संग एसोसिएटेड वेव सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं कि अगर ये तो इनसिग्निफिकेंट वेव है बड़े पार्टिकल के लिए, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर इलेक्ट्रॉन
हम लेते हैं उसका मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और उसकी स्पीड ले लेते हैं अगर 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तब मैटर वेव क्या होगी, यही 6.6 इंटू 10⁻34 ये h है अपॉन mv, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶। अब आप देखिए कि जो वेवलेंथ का ऑर्डर आता है वो कितना आएगा, 10⁻34 एंड दिस इज -40 and this -9, so this is 10⁻⁹ and 6.6 upon 9.1, this is 0.7 something. So this order is order of wavelength क्या है, ये एक significant value है वेवलेंथ की जो इजिली डिटेक्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन के संग एसोसिएटेड वेव इजिली डिटेक्ट हो जाती है छोटे पार्टिकल के साथ। इसी क्रम में पूछा जाता है कि किसके साथ में डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा अगर हम सेम मोमेंटम वाले 3 पार्टिकल ले लें। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। अगर ये 3 पार्टिकल्स हैं तो अगर उनका मोमेंटम सेम है तो किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, कम होगी। तो आप तो ये डायरेक्ट बता देंगे कि अगर इनका सबका मोमेंटम सेम है, h तो कांस्टेंट है, ये तो सबकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगी। अब अगर ये कहा जाता है कि इनमें ये जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ये तीनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तब किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब आप देखते हैं कि सेम वेलोसिटी का मतलब v कांस्टेंट है तीनों के लिए, h तो कांस्टेंट है ही है। अब आप क्या पाओगे कि लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसके संग एसोसिएटेड वेवलेंथ का उसकी वैल्यू कम होगी। तो सबसे कम किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का। तो आपको ये ऑर्डर लिखना पता होना चाहिए। अब आपको मास पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन कैसे कब लगाते हैं आपने देख लिया। इस तरीके से हम ऑर्डर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, छोटे पार्टिकल्स के वेवलेंथ को कंपेयर कर सकते हैं हम इसी तरीके से। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम उसको एक्सीलरेट करा रहे हैं v पोटेंशियल से, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड एट द पोटेंशियल v, तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। उसके लिए हम देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करता है v पोटेंशियल से तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक्सेलरेट किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन करेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, Q डेल्टा V फॉर्मूला होता है। रेस्ट से कुछ स्पीड वो जब किसी स्पीड पर आ जाएगा तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे E डेल V। ठीक, अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका तो फार्मूला क्या दिया जाता है, हाफ m v स्क्वायर। तो अगर हम जो हाफ m v स्क्वायर को मोमेंटम के टर्म्स में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे p स्क्वायर अपॉन 2m। देखिए m v मोमेंटम है तो यहाँ पर हम अगर m से डिवाइड कर दें, m से मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर v स्क्वायर को p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। तो अगर यही चीज़ हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर अपॉन 2m, जिससे p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2m और ये ke। ठीक है, यही तो ke है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर हम मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं तो p की वैल्यू कितनी हो गई, √2m और ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक,
ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का दिया जा रहा है v पोटेंशियल से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2m काइनेटिक एनर्जी ev होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन सकता है, h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ओके, या हम लिख सकते हैं √2m ev। अब ये h प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब की वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो तो बहुत टाइम लगेगा ना। उस टाइम को कैसे सेव किया जा सकता है, इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लिखूँ ये लैम्डा इक्वल टू, ये वैल्यू रखी गई है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यही फॉर्मूला बनता है 12.27 अपॉन √v व्हेन द लैम्डा इज़ इन एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10। तो ये फार्मूला अगर आपको याद होता है, आप फटाक से कैलकुलेट कर लेते हैं। आया था एक बार क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है, तो उसके संग डिब्रोगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है, वेवलेंथ बताओ। 100 वोल्ट का अंडर रूट कितना हो गया, 10, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम आंसर। अब तुरंत v की वैल्यू रख के इससे निकालते हैं, बजाय ये फार्मूला कैलकुलेट करने के। हाँ, इस फार्मूले से अगर ये कहा जाता है कि कई सारे पार्टिकल्स हैं, उन सब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तब वो पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनका मैटर वेव्स का जो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, h सेम है, तो √m से कैसा हो गया, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको वैसी ही वैल्यू रखनी होती है। कभी कभी आता है इसमें ग्राफ प्लॉट करो, तो आप कैसे ग्राफ प्लॉट करते हो। अब आप देखिए, ये लैम्डा है और ये √v है, तो लैम्डा और √v का ग्राफ आपको ये ऐसे प्लॉट करना होता है, ये लैम्डा और ये यहाँ पर हो गया √v। तो आपको बहुत सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलते हैं। आपको फॉर्मूला सिर्फ लैम्डा इक्वल टू h/p था, उससे आपने h/mv कर लिया। और अगर हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो एक और फार्मूला बन गया। वो फार्मूला किसके बराबर बन गया, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ। तो दूसरा फार्मूला बन गया यही h/√2mk काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यही फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो किसके बराबर हो गया, √2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी की वैल्यू होती है 12.27 अपॉन √v और उसकी यूनिट है एंगस्ट्रॉम। तो इतनी चीज़ें अभी हमने इलेक्ट्रॉन के संग एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में देखी। याद रहे कि ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है अदर देन इलेक्ट्रॉन, तब आप उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, EV की जगह QV, इसके ऊपर जितना चार्ज हो। तो फॉर एनी चार्ज पार्टिकल ये फार्मूला किसके लिए बन जाएगा, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ये, अदरवाइज बन जाएगा h/√2mQV। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, Q∇V, ठीक है। V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल। हाँ, अब एक डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 11th में पढ़ा है। उसमें जो मोनोटॉमिक गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है, काइनेटिक एनर्जी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस अब इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर रख दीजिए, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, h/√2m इंटू 3/2 kBt, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाता है, h/√3m kBt।
ये फॉर्मूला है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी गैस मॉलिक्यूल है उसका किसी भी टेम्परेचर पर T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो क्या होगी उसके किसी टेम्परेचर पर मूव करने से उसके संग एसोसिएटेड मैटर वेव की वेवलेंथ आप इस फार्मूले से निकालेंगे। और इस फार्मूले से आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मास ऑफ दैट पार्टिकल और h की वैल्यू रख के लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत बड़ा फार्मूला होता है। क्या है इसका शॉर्टकट वो देखते हैं। तो इसमें हम शॉर्टकट देखें अगर, तो लैम्डा का फार्मूला क्या हो जाएगा 25.6 अपॉन अंडर रूट m, कैपिटल M लिख रही हूँ, और ये T, ये कैपिटल M है मोलर मास और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, लैम्डा की यूनिट आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो बजाय अलग अलग आप H और ये जो मास है वो AMU में है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इस सबको रख के रूट में कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल, लास्ट फार्मूला एक और बता रही हूँ कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है और वो है चार्ज पार्टिकल, कैसा होता है उसका पाथ सर्कुलर, ये आपने पढ़ा है। तो सर्कुलर पाथ की अगर रेडियस r है तो क्या फॉर्मूला होता है r रेडियस का, r दिया जाता है mv/qb से। तो कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि जो चार्ज पार्टिकल है जो वो मूव कर रहा है उसके संग एसोसिएटेड वेवलेंथ बताओ। कुछ नहीं, बस लैम्डा इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है h/p, ये p ही तो है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर h/p की जगह क्या हो जाएगा qb/r, r रेडियस, q चार्ज पार्टिकल पर चार्ज और b है मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के संग एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी है, बड़े पार्टिकल्स के संग एसोसिएटेड वेव्स, उनकी वेवलेंथ या वेव्स हमें क्यों नहीं दिखती, और मैटर वेव्स के कई सारे एस्पेक्ट देखे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।